नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। किस समय किस कमरे में होता है आपके घर में ज्यादा क्लेश, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, क्या सुबह सुबह आपके घर में झगड़े होते हैं? क्या हमेशा घर का माहौल बिगड़ा रहता है? क्या शाम होते ही घर में सुख शांति छिन जाती है? तो आज ही अपने घर के बेडरूम, बाथरूम, पूजा घर और किचन पर आप ध्यान दें, क्योंकि इन सब बातों का आपके रिश्ते पर बहुत असर होता है। आज इसी से जुड़ी अहम जानकारी देंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। क्योंकि आज की बात की जाए, चर्चा मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है घर में शांति रहे, सुकून रहे। अगर आपके जीवन में सुकून रहेगा तभी आप सफल भी हो पाएंगे। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं वो 3 अहम कारण जो आपके घर में कलेश की वजह बनते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निधाना। हमारे सनातन धर्म की प्रमुख सोच है कि केवल घर में नहीं बल्कि समाज में भी कलेश का वातावरण नहीं होना चाहिए। कलेश कब होता है? कलेश 2 ही परिस्थितियों में होता है। एक राग की परिस्थिति में होता है, एक द्वेष की परिस्थिति में होता है। किसी चीज से आपको बहुत लगाव है, वो आपको नहीं मिल रही है, तब आप कलेश करेंगे। और किसी चीज को आप बिल्कुल नापसंद करते हैं और उसके आपको अधीन होना पड़ रहा है, तब भी आप कलेश करेंगे। गीता में यही बात भगवान श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय के 12वें श्लोक पर कहा है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। अद्वेष्टा, इस चराचर जगत में किसी से द्वेष न हो। सर्वभूतानां, सभी प्राणियों में मैत्री और करुणा का भाव हो। जो अपने समानांतर लोग हैं उनसे मैत्री का भाव है। जैसे जीव जंतु हैं उनके प्रति करुणा और दया का भाव मनुष्य के शरीर में रहना चाहिए। निर्ममो, जरा सा भी मोह किसी चीज को लेकर ना हो। निरहंकार, और किसी चीज का अहंकार, घमंड भी नहीं होना चाहिए। सम दुख सुखम क्षमी, दुख और सुख में समान आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। तो घर में अगर कलेश होने के हमारे समझ से मुख्य 3 कारण हैं। अगर ज्योतिष की बात करें तो मुख्य 3 कारण है। पहला कुंडली के ग्रह दोष, दूसरा पितृदोष और तीसरा वास्तु दोष। जिन लोगों के घर में सुबह सुबह कलेश होने लगता है, इसका कारण घर के सामने या आसपास गंदगी हो सकती है, या ईशान कोण दूषित होगा, ईशान कोण में शौचालय होगा, या ईशान कोण में डस्टबिन रखी होगी, या ईशान कोण में कूड़ा रखा जाता होगा। तभी सुबह सुबह सूर्योदय के समय घर में झगड़ा हो सकता है। घर के उत्तर पूर्व दिशा में बाथरूम होने से सुबह सुबह घर में झगड़े होते हैं। हर रोज अपने पूजा घर की सफाई करनी चाहिए और पूजा घर में पूजा के अलावा और कोई सामग्री या वस्तु पूजा रूम को स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए। सुबह के समय भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। घर में कपूर जलाना चाहिए। परिवार का हर सदस्य सुबह स्नान करे और साफ सुथरे कपड़े पहने। कुछ लोगों के घरों में दोपहर के समय बहुत क्लेश होता है। जिनकी कुंडली में सूर्य नीच राशि में होता है, और खास करके जब सूर्य नीच राशि में हो और सूर्य नीच नवांशक में हो, मतलब 3 डिग्री 40 कला के नीचे हो, तो ऐसे में सूर्य राहु या सूर्य केतु की युति हो, या सूर्य कुंडली में शनि के साथ हो, या कुंडली के चौथे भाव में पापी ग्रह हों, जैसे शनि, मंगल, राहु,
तो ऐसे लोगों के घर में दोपहर के समय बहुत कलेश होता है। इससे बचने के लिए सूर्य को हर रोज सुबह उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से 3 बार में जल देना चाहिए और एक मंत्र बोलना चाहिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और जरा सा भी अगर संभव है भैया तो अपने पूजा स्थान में बैठ करके 3 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करके पूरक कुंभक रेचक, ये 3 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करके और उसके बाद में 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लें। अगर आप नित्य 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं सुबह और शाम दोनों समय, शाम में सूर्यास्त से पहले और सुबह में सूर्योदय के समय, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 108 बार गायत्री सुबह शाम करते हैं और दूसरी पूजा अगर आप नहीं भी करते हैं, तो आप विश्वास करिए जिस घर में आप भोजन करेंगे, जिस घर में आप हाथ धोएंगे, जिस घर में आप निवास करेंगे, वहाँ कभी किसी प्रकार की आपत्ति और विपत्ति नहीं आ सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है और गायत्री में बहुत शक्ति है। गायत्री की शक्ति वो है कि अगर गायत्री सिद्ध हो जाए तो आपको परमेष्ठी ब्रह्मा का पद दे सकती है। अगर आप ब्रह्मा के पद पर जाना चाहते हैं तो माता गायत्री की सामर्थ्य है, वो आपको परमेष्ठी पद दे सकती हैं। लेकिन गायत्री की सिद्धि कठिन ही नहीं, बहुत असंभव है। 24 पुरुष चरण गायत्री करने से गायत्री की सिद्धि होती है। एक पुरुष चरण में 24 लाख मंत्र जप होते हैं। इस तरह से 24 लाख के 24 बार पुरुष चरण जप किए जाएंगे, तब जा करके गायत्री का सिद्धि का बात बनेगी। इस तरह से अगर नित्य 12 घंटे कोई व्यक्ति जप करे और 16 वर्षों तक लगातार ये साधना में रत रहे, पूर्ण एकनिष्ठ ब्रह्मचारी रह करके और एक वक्त भोजन करके, भूमि पर शयन करके और आचार विचार से एकांत में रह करके अगर इस तरह का अनुष्ठान करे तो 16 साल के अंदर गायत्री सिद्ध होती हैं और कई जन्म जन्मांतरों के जितना भी आपके प्रारब्ध हैं या संचित आपके पाप कर्म हैं, सब जल करके दग्ध हो जाते हैं और आपका नया जीवन एक तरह से शुरू हो जाता है। और गायत्री माता की कृपा से आप अपने मनोवांछित स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज आपके धन भाव में उच्च का चंद्रमा बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक बात आप ये मान लीजिए कि आज धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके दशम भाव का स्वामी और आपके लग्न का स्वामी परस्पर पंचम नवम है। तो ऑफिस में अगर कोई आपको डिसीजन लेना है तो सोच समझ करके उसके दूरगामी परिणामों पर ध्यान दे करके कोई डिसीजन लीजिए। जीवन साथी का साथ आपको मजबूत बनाएगा। आज स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बच्चों के सामने अपशब्द ना बोलें। गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी एक दर्शक उषा जुड़ चुकी हैं वडोदरा से। उषा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम उषा अग्रवाल है। मैं वडोदरा गुजरात से बोल रही हूँ। मैं आपका प्रोग्राम 2011 से देख रही हूँ। आपके हर उपाय मेरी जिंदगी में बहुत काम आए हैं। मैं कालचक्र की टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे आपसे बात करने का मौका दिया। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक मेरे बेटे युवराज अग्रवाल के लिए और मेरे पति सुभाष अग्रवाल के लिए। पंडित जी, मेरे बेटे का नाम युवराज अग्रवाल है। 30 अगस्त 1998 सुबह 11:22 यूपी उरई और दिन राधा अष्टमी रविवार है, तिथि राधाष्टमी। पंडित जी, ये बहुत जिद करता है, जिसमें अपना आपा खो बैठा, बिना
वो बैठता है बिना काम की जिद करता है, बहुत नेगेटिविटी है, अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है, सुबह सोते रहना, रात को ब्रश करना, हफ्ते में एक बार देर रात तक नहाना। और क्या इस पे किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया की है पंडित जी? और ये क्या नौकरी एनिमेशन में करेगा या फिर सरकारी नौकरी करेगा, विदेश योग, विवाह योग? और पंडित जी इसका भविष्य कैसा रहेगा, प्लीज आप बताइए। और दूसरा प्रश्न पंडित जी, मेरे पति सुभाष अग्रवाल के बारे में, उनका जन्म है 3/9/65, यूपी कोच। मेरे नंदोई ने उनके नाम से बहुत काम किया था पार्टनरशिप में, लेकिन उन्होंने कोई पेमेंट नहीं दिया और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। क्या हमें पेमेंट लेने में सफलता मिलेगी पंडित जी? इतना देखो उषा, ऐसा है, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बुध है और तुम्हारे पुत्र भाव में सूर्य केतु की स्थिति है प्रश्नकाल में। बेटा, आपका बेटा दो तरह से ठीक हो सकता है। पहला तरह है कि सूर्य केतु के साथ है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है। बाइपोलर डिसऑर्डर सूर्य केतु के साथ या सूर्य राहु के साथ रहता है तो ऐसे बच्चों में गुस्सा करने की एक प्रवृत्ति पाई जाती है। ये एक प्रकार का केमिकल इनबैलेंस है। किसी अच्छे मनोरोग विशेषज्ञ को दिखा करके, और यदि बच्चा दवाई खाने में तैयार हो जाए तो इसको तत्काल राहत और निजात मिल सकती है। ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा आना, सामान का तोड़ फोड़ करना, नियमित रूप से स्नान न करना, नियमित रूप से भोजन न करना, नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का पालन न करना, ये सारी बातें सम्मिलित होती हैं। और दूसरा उपाय इसके लिए ये है, जो शास्त्रीय उपाय है, वो उपाय ये है कि अगर बच्चा स्वयं सूर्योदय के समय सूर्य को जल दे और सूर्य को जल देने के बाद अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके और अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके अगर 24 बार गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दे जोर जोर से, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्, 24 बार केवल चिल्ला चिल्ला के गायत्री मंत्र सुबह शाम बोल दे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 24 दिनों के बाद उसकी मानसिक स्थिति में आपको साफ साफ परिवर्तन नजर आएगा। लेकिन 24 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। हाँ, इस उपाय को अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो 2, 4, 6 महीने के अंदर वो एक सामान्य नागरिक की तरह अपना जीवन जीने में सफल हो जाएंगे। और जहाँ तक उनके काम की बात है तो 10वें भाव में मंगल की स्थिति है, उसका स्वामी बुध है। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। अगर ये एनिमेशन का काम करता है या मतलब कि एनिमेशन के साथ साथ ये मतलब कि किसी पोस्ट प्रोडक्शन का काम करता है तो उसमें भी इसको सफलता मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले आवश्यक है कि इसकी दिनचर्या ठीक हो। और इसके लिए आपको क्या करना है आप भी अपने लिए जान लीजिए। आपको सुबह शाम 1 घंटे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये भगवान शिव का एक मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र को 1 घंटे सुबह शाम भगवान शिव का ध्यान करके आप करिए। और करने के बाद ये जप आप शिव जी को समर्पित करिए और शिव जी से कहिए कि हे प्रभु, आप हमारे सुपुत्र को सद्बुद्धि दीजिए। ये उपाय आप लगातार करना शुरू कर दीजिए। 6 महीने के अंदर आपको परिणाम मिल जाएगा। और हर सोमवार को जाकर के शिव मंदिर में जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाइए, घी का दिया जलाइए और कुछ भोग प्रसाद की सामग्री वहाँ अर्पित कीजिए। जहाँ तक आपने अपने पति के बारे में पूछा है तो उषा जी, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आपके पति के जीविका भाव का स्वामी सूर्य है, केतु के साथ है। ऐसे में जो पैसा मिलना है वो काफ़ी कलह से मिल सकता है। बिना कलह के शांतिपूर्वक मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। सामने वाले की नीयत ठीक नहीं है। इसलिए मैं तो आपसे ये कहूँगा कि विवाद न करके अगर आप रोज हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दें, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दें तो शायद 100 दिनों के अंदर ही आपके अनुकूल परिस्थिति बन सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों के घरों में शाम होते ही झगड़े होते हैं, ऐसे लोगों के घर में कैसा दोष होता है और इस दोष को दूर करने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी।
देखिए, जिन लोगों के घरों में शाम होते ही झगड़े होते रहते हैं, उनके घरों में गंभीर वास्तु दोष हो सकता है, या घर में गंदगी हो सकती है, या पितर दोष भी हो सकता है। ऐसे लोगों को ना सिर्फ वास्तु के उपाय करने चाहिए, बल्कि पितर दोष को दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए। शाम को होने वाले क्लेश से बचने के लिए घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय तिल के तेल का एक दिया जरूर जलाना चाहिए, और अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। घर में बना हुआ भोजन अमावस्या के दिन भूखे लोगों को खिलाना चाहिए। शाम के समय घर के किसी भी कमरे या कोने में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके घर में कलह की स्थिति है और सब कुछ होते हुए भी सुख चैन नहीं है, तब तो मैं आप सबसे यही हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि घर का जो मुखिया हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, जिसके निर्णय से घर चलता हो, उसी को मुखिया कहते हैं। जो मुख्य होता है वो मुखिया होता है। ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति मुखिया नहीं होता है, ये भ्रम निकाल दीजिए। अगर कोई 85 वर्ष का आदमी है और उसकी बुद्धि नहीं सही चल रही है, वो स्वस्थ नहीं है, तो वो घर का मुखिया नहीं माना जाएगा। घर का वो 35 साल का लड़का मुखिया माना जाएगा, जिसके निर्णय से घर चल रहा है। तो ऐसा जो घर का मुखिया है या उसकी पत्नी, अगर घर में श्रीमद् भागवत महापुराण गीता प्रेस से दोनों खंड लेकर के और उसको किसी अच्छे समय में, जैसे अभी मार्गशीर्ष का महीना आने वाला है दिवाली के 15 दिन बाद, और पूरे मार्गशीर्ष महीने के 30 दिनों में हिंदी में ही पूरा भागवत पढ़ डालें और भगवान विष्णु की नित्य पूजा करते रहें। आप देखिए, आपके घर से तनाव, कलह, कलेश, पितर दोष कहाँ उड़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। और आपको जो आत्मिक शांति मिलेगी, आपका जो अंदर मन शीतल होगा, वो अकल्पनीय होगा। जैसे गूंगा तो बता ही नहीं सकता कि मिठाई कैसी होती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मिठाई खिलाई जाए, रसगुल्ला खिलाया जाए और उससे पूछा जाए कैसा था, वो बोलेगा मीठा था। कितना मीठा था, वो बोलेगा बहुत मीठा था। फिर पूछा जाए और कैसा था, तो कहेगा खा के देख लो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण का एक बार पूरा पारायण भी अपने घर में कर जाते हैं, तो आप विश्वास करिए, अशुभ से अशुभ ग्रह भी आपके लिए शुभकारी हो जाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानेंगे वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 9वें भाव का स्वामी शनि, ये मंगल के साथ और शुक्र के साथ पंचम नवम की स्थिति बना रहा है। ऐसे में अगर आज आप कोई यात्रा कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो अपने कीमती सामानों का हिफाजत करिएगा, क्योंकि धन हानि हो सकती है। ऑफिस में अपने काम दूसरों पर ना थोपें। घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है। मानसिक तनाव आपके सेहत को बिगाड़ सकता है। पैसों के लेन देन में सतर्क रहें। गेहूं का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो रात के समय जिन लोगों के घर में कलेश होता है, ऐसे लोगों पर किस ग्रह की बुरी नजर होती है और ऐसे ग्रह को शांत करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, रात के समय जिन लोगों के घर में कलेश होता है, उसका कारण शनि ग्रह या कुंडली का चौथा भाव होता है। कुंडली में शनि यदि मेष राशि में है, अपने नीच राशि में, या चौथे भाव में पापक ग्रह है, तो भी परिवार में विशेष रूप से रात के समय बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। इस समय होने वाले झगड़ों को रोकने के लिए संध्या होते ही घर में गुग्गुल की धुनी दिखानी चाहिए।
खूब गाय का एक उपला जला लीजिए, उसको एक थाली में रख लीजिए, उस पर गूगल के टुकड़े तोड़ करके और डाल दीजिए और ज़रा सा मुंह से फूंक मार दीजिए, गूगल का धुआं निकलने लगे और पूरे घर में दिखा दीजिए, घर से अपने आप कलह दूर हो जाएगी। रात को सोने से पहले अपने कमरों में कपूर जलाना चाहिए। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, तनाव बहुत रहता है, उन्हें तो चाहिए कि अपने बेडरूम के ईशान कोण में एक पीतल के दिए में लेटी हुई बत्ती डाल करके और शुद्ध गाय के घी का दिया जला दें अपने सोने से 15 मिनट पूर्व। दिया ऐसी जगह पर हो जहां कुछ और जलने की संभावना न हो, इतना ध्यान रखिएगा। कहीं उसके पास कागज, कॉपी, किताब, पर्दा, ये सब चीज़ें ना हो। वो बिल्कुल ऐसे जगह पर हो कि जिससे कहीं अग्नि का कोई खतरा ना हो, क्योंकि वो दिया तब तक जलता रहेगा जब तक आप सो नहीं जाएंगे। आपके सोने के बाद वो अपने आप दिया बुझेगा, इसलिए सावधानी भी जरूरी है। तो कपूर या गाय के घी का एक दिया जला करके आप रखिए और अपने सिरहाने तांबे के थर्मस में या तांबे के लोटे में पानी रखिए और उसे मतलब कि ढक करके रखिए। और बेडरूम में दूसरी जगह पानी रखने के लिए पंचित रहिए, दूसरी जगह पानी ना रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी एक दर्शक भी जुड़ चुकी हैं मुंबई से, मिताली। मिताली, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। मिताली, आप सवाल पूछ सकती हैं अगर आप सुन पा रही हैं तो मिताली से फिर से संपर्क करेंगे। वहीं आगे बढ़ जाते हैं और मिथुन राशि का राशिफल जानेंगे कि आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, मिथुन राशि में इस समय मंगल की स्थिति है और मिथुन राशि का स्वामी बुध इस समय तृतीय भाव में है। ऐसे में ये कहना चाहता हूँ कि शुक्र और बुध का इत्तिसाल हो रहा है। बेवजह वाहवाही में आप फिजूल खर्ची करेंगे, जिससे आपका हाथ तंग हो सकता है, पैसों को लेकर के मुसीबत आ सकती है। नई नौकरी के लिए आपको बुलावा आ सकता है। परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बनेगा। स्किन से जुड़ी समस्या हो सकती है। अनुभवी लोगों से विवाद आपको नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश पर दुर्वा अर्पित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी एक और दर्शक जुड़ चुकी है किरण अलवर से। किरण, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जी, मेरे घर में कलेश रहे 24 घंटा। किरण जी, आप कितने साल के हैं? मैं 60 साल की हूँ जी। चलिए, मैं आपको बताऊं कि आपके घर में जो कलेश रहता है उसका तो कारण मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके घर का जो गृह स्वामी है उन्हीं का स्वभाव ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्य केतु के साथ है। वही मतलब कि स्वभाव से खराब हुए हैं, जिसके कारण घर में सारा कलेश उत्पन्न हुआ है। आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातःकाल उठ करके नहा करके सूर्य को जल दे दिया करिए और सूर्य को जल देने के बाद रविवार को छोड़ करके शेष दिन जाकर के पीपल के पेड़ में भी जल दे दिया करिए। और इतना करने के बाद हो सके तो रविवार के दिन अगर आपके पास गाय हो घर में तो गाय को अपने घर के दरवाजे पर अच्छे पानी से स्नान करा दीजिए। उसके द्वारा गिरा हुआ जल आपके घर के कलह और कलेश को शांत कर देगा और आपके घर में सुख शांति आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी चर्चा करेंगे कि कैसे आपके घर से कलेश दूर हो, किस ग्रह की वजह से होती है और उसके उपाय भी पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि चंद्रदेव की स्थिति इस समय अपने उच्च राशि में है। अब जब उच्च राशि में आपका राशि स्वामी है तो निश्चित सी बात है कि अगर आपका कहीं कोई पेमेंट फंसा हुआ है तो आज रिलीज हो जाएगा, आज मिलने की पूरी संभावना बन रही है। ऑफिस में आज आपका दिन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि सप्तम भाव का स्वामी मंगल शुक्र के साथ इत्तिसाल तो कर रहा है, लेकिन मड़ऊ योग भी हो रहा है, तो जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। बाहरी खान पान से आपको बचना चाहिए। किसी नई योजना में निवेश नहीं करना चाहिए।
माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। घर के झगड़ों का ग्रहों और कमरों से क्या है कनेक्शन, यही बता रहे हैं आज पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके घर में बाथरूम टॉयलेट अटैच बने हुए हैं। ऐसे लोगों पर कौन से ग्रह अपना अशुभ प्रभाव डालते हैं, ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, इस सवाल पे चर्चा करें, लेकिन एक मन में मेरे भी सवाल है, क्योंकि ये जो सवाल मैंने पूछा ये तो अक्सर अब शहर में ऐसा ही रहता है, तो मैं चाहूंगी कि उस पर भी आप थोड़ा सा फोकस करके बताएं। देखो, ऐसा है, देश काल परिस्थिति के अनुसार जी मनुष्य जीवन जीने के लिए कहीं कहीं विवश भी है। जी समझ रहे हो? जैसे हमने बहुत से घरों को देखा है, वो वास्तु के हिसाब से ठीक विपरीत ही बने हुए हैं, और उसमें रहने वाले बेचारे हर उपाय करने के बाद परेशानी का ही जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो बिल्डिंग बना रहा है जी वो इतना अहंकार में है कि मैं जो भी बना दूंगा वो माल बिक जाएगा। हाँ उसे किसी के दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। अगर वो थोड़ा सा ये भाव कर ले अपने मन में कि जो मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ उसमें रहने वाले लोग सुखपूर्वक रहें, उनका भविष्य अच्छा रहे, अगर इतना विचार आ जाए उसको दूसरे के कल्याण का, तो कम से कम किसी वास्तु एक्सपर्ट से, किसी अच्छे विद्वान से परामर्श ले करके तब उसकी डिजाइनिंग करे, तब उसका निर्माण करे। हम कहते हैं कि सामान उतना ही लगेगा जी, मटेरियल उतना ही लगेगा, मजदूरी उतनी ही लगेगी और कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं होगा। तो अगर आप शास्त्र सम्मत उस काम को कर लें और लोगों को सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए मिल जाए तो आपका क्या बुरा होगा। लेकिन यहाँ जिसकी जरा सी चलती है वो एकदम अहंकार में डूबा रहता है। वो सीधी एक बात कहता है, मैं नहीं मानता ये सब क्या होता है, ये भगवान क्या होते हैं, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ। कर्म करिए अपना कर्म करिए, कर्म करिए अपना कर्म करिए, बस इस तरह के डायलॉग मारते हैं। तो कहने का मतलब है, देखो, बाथरूम यानी स्नान गृह में चंद्रमा का वास होता है, इसलिए वहाँ जल होता है, और शौचालय में राहु का वास होता है। तो जिन घरों में स्नान गृह और शौचालय एक साथ बनाया जाता है वहाँ राहु और चंद्रमा एक साथ होते हैं। इन दोनों ग्रहों के साथ में आने से राहु को चंद्रमा से ग्रहण लग जाता है, इससे चंद्रमा भी दूषित हो जाता है और वास्तु दोष देता है। चंद्रमा जल और मन का कारक ग्रह है, जबकि राहु को पापक ग्रह माना गया है जो विष का कारक है। बाथरूम और शौचालय को जोड़ देने से जल और विष की युति बन जाती है। ऐसे युति उस घर में रहने वालों के लिए शुभ नहीं होती है। इसका प्रभाव ना सिर्फ मन पर पड़ता है बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। तो अटैच बाथरूम शौचालय होने से घर में कलेश बढ़ते हैं। घर की उत्तर पूर्व दिशा में बाथरूम होने से भी घर में झगड़े होते हैं। अगर ऐसा ही आपका घर है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। जिधर आप नहाते हैं उस पोर्शन में और जहां आपका टॉयलेट है उस पोर्शन में आपको एक प्लास्टिक का ऐसा पर्दा लगा देना चाहिए जिससे इस तरफ से उस तरफ, इस तरफ के जल का छींटा उधर ना जाए और उधर की कोई चीज़ इधर ना आए। अगर ऐसा भी आप कर दें तो निसंदेह, और हाँ, यदि बड़ा बाथरूम है तो दोनों के बीच में आप एक ऐसा शीशा लगा सकते हैं जो खुलने और बंद होने वाला हो। ऐसा भी आप कर सकते हैं, तब इस दोष से आप पूर्ण रूप में बच सकते हैं। और थोड़ा सा अगर बड़ा बाथरूम होगा और उसमें मतलब कि स्नान गृह और शौचालय होगा तो शायद कम वास्तु दोष लगेगा, लेकिन जब छोटा बाथरूम होगा वहाँ तो भयंकर वास्तु दोष लगेगा। जैसे मान लीजिए चंद्रमा 3 डिग्री पर है और राहु 28 डिग्री पर है, तो चंद्रमा और राहु की डिग्री का तो बहुत अंतर हो गया ना। अब राहु का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन चंद्रमा और राहु की डिग्री अगर एक साथ हो गई, दोनों 2 डिग्री के अंतर पर हैं, 3 डिग्री के अंतर पर हैं, तब उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे ही शौचालय और स्नान घर दोनों में जितनी निकटता रहेगी उतना ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और जितनी ज़्यादा दूरी रहेगी, जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा तो कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। अगर ये डिस्टेंस दोनों में 6 फीट से ज़्यादा का हो तो बिल्कुल कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए इस बात से मतलब कि कोई बहुत घबराने की बात नहीं है।
इसका उपाय हो सकता है और उपाय करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय कन्या राशि में केतु के साथ है और आपके 9वें भाव में बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति है। ये बहुत अच्छा योग होता है। अगर भाग्य स्थान में बृहस्पति चंद्रमा गजकेसरी योग बना रहे हों तो ऐसे में ऐसे आदमी को विदेश से जुड़ा कोई फायदा हो सकता है। जैसे अगर आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट की है तो उसका पेमेंट आ सकता है। जैसे कोई नया ऑर्डर आपको मिल रहा है, उसके लिए आपको एलसी मिल सकती है, उसके लिए आप लेटर ऑफ क्रेडिट पा सकते हैं। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ऑफिस में काम में आपको आलस्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप महिला हैं तो आपको ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। नेगेटिविटी आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल ना करें। धार्मिक कार्यों में योगदान दें। शुभ अंक आपके लिए 1, शुभ रंग आपके लिए जामुनी। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप बेडरूम में धार्मिक पुस्तकें रखते हैं? क्या आप बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखते हैं? या क्या आप बेडरूम में जूते चप्पल लेकर आते हैं? तो जानिए इसका आपके रिश्तों पर क्या असर होगा, ये पंडित जी आपको बताएंगे। बताएं पंडित जी। देखिए, बेडरूम का मतलब होता है शयन कक्ष। बेडरूम और बेड ये दोनों शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसकी कुंडली में शुक्र जितना मजबूत स्थिति में होगा उस व्यक्ति का बेडरूम उतना ही देखने लायक होगा और उस व्यक्ति के बेडरूम की साज सज्जा उतनी ही वैभवशाली होगी। और जिसका शुक्र जितना कमजोर होगा उसका बेडरूम उतना ही घटिया होगा। तो बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी कलेश होता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स राहु को बढ़ावा देते हैं और परिवार की शांति को भंग करते हैं। शुक्र और राहु का एक साथ होना हमेशा कलेश को बढ़ाता है और ख़ास करके ये देखा गया है कि ऐसी युति जो है दाम्पत्य जीवन में खलल डालती है। बेडरूम में देवी देवताओं की तस्वीर भी रिश्तों में कड़वाहट लाती है। अगर आपको अपने बेडरूम में कोई देवी देवता का चित्र लगाना है तो सिर्फ एक देवी देवता ऐसे हैं जिनका चित्र आप लगा सकते हैं, वो है राधा कृष्ण। आप उनका चित्र अपने बेडरूम की पूर्वी दीवार पे भी लगा लीजिए, उत्तरी दीवार पे भी लगा लीजिए, कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कण कण में है। कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही। आपके तस्वीर लगाने से वो वहाँ नहीं आएंगे, वहाँ वो पहले से भी हैं। और इस दुनिया का ऐसा कोई कण नहीं है जहाँ वो ना हो, हर जगह वो हैं। राधा कृष्ण को देखने से आप पति पत्नी के मन में शीतलता आएगी और यदि कोई कड़वाहट भी होगी तो वो बाहर निकल जाएगी। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि राधा कृष्ण की बहुत सुंदर लगने वाली प्रतिमा आपको अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। या फिर प्रेमी परिंदे, फेंग शुई में आता है प्रेमी परिंदा, जिसमें 2 बड़े पंछी होते हैं और 2 छोटे पंछियों को चारा चुंगा रहे होते हैं, ऐसा चित्र प्रेमी परिंदों का ये उत्तर दिशा की दीवार पे आप लगा दीजिए। इससे भी आप अपने बच्चों से और अपने पत्नी से, अपने पति से बहुत अच्छा सामंजस्य बनाकर चलेंगे। हाँ, बेडरूम में रामायण, महाभारत या युद्ध की तस्वीरें ये नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम में किसी धार्मिक गुरु, चालीसा या धर्म ग्रंथ को भी नहीं रखना चाहिए। बेडरूम में काले रंग की चीज़ों को बिल्कुल ना रखें। बेड की लकड़ी पर काले रंग का पेंट बिल्कुल न करवाएं। काला रंग बेडरूम में शनि और शुक्र को एक साथ ले आता है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार आसानी से आ सकती है। बेडरूम में भूल करके भी ताजमहल की तस्वीर मत लगाइएगा, क्योंकि ताजमहल कब्रगाह है। देखने में सुंदर है, मैं मना नहीं करूंगा, आगरा जाइए 10 बार देख के आइए, लेकिन अब चूंकि वो कब्रगाह है
किसी का शव दफनाया गया है वहाँ, इसलिए वो चित्र अगर आपके घर में रहेगा, आपके बेडरूम में रहेगा तो अशुभ करेगा। अपने बेडरूम में मायूस या डरावनी तस्वीरें भी आपको नहीं लगानी चाहिए। जो लोग अपने बेडरूम में जूते चप्पल लेकर आते हैं उनके घर में कलेश होता है। अगर आपके बेडरूम में एक चप्पल यहाँ पड़ा हुआ है, दूसरा चप्पल दूसरे कोने में पड़ा हुआ है, एक जूता यहाँ पड़ा है, दूसरा जूता उस कोने में पड़ा हुआ है, पक्का मानिए कि ऐसे घर के लोग लापरवाह और अव्यवस्थित होते हैं। हर घर में जूते के लिए एक शू रैक होना चाहिए। भले ही आपका छोटा घर है, लेकिन जूता रखने का एक स्थान आपको नियत करना चाहिए, जहां घर के हर लोग जूता चप्पल उतारें और अगर पहनना हो तो वहीं से लें। और एक बात और ध्यान देना है कि आप अपने सोने के लिए जो बेड का इस्तेमाल करते हैं वो लकड़ी का ही होना चाहिए, किसी भी मेटल या किसी भी धातु का या लोहे का नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्लेश का कारण बनेगा। और बेड को कभी भी बेडरूम की दीवार से सटा कर न रखें, कम से कम 6 इंच का डिस्टेंस जरूर रखें। बेड पर 2 या 3 से ज़्यादा तकिए नहीं रखना चाहिए, ये बात भी ध्यान देने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेंगे कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, कन्या राशि का स्वामी बुध भले ही इस समय सिंह राशि में है, लेकिन है 28 डिग्री पर। इसका मतलब कि बहुत जल्दी वो अपने राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब इस समय वो उच्चाभिलाषी हो गए हैं। तो कहीं आपने पुराना पैसा म्यूचुअल फंड में या शेयर में लगाया हुआ है या प्रॉपर्टी में लगाया हुआ है, तो उससे आपको बड़ा धन लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके क्रिएटिविटी की तारीफ होगी। भाई या बहन के साथ थोड़ा सा विवाद हो सकता है। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। तेज स्पीड से गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। ज़रूरतमंदों में अन्नदान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए हल्का हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किचन की कैसी स्थिति आपके घर में कलेश को बढ़ा सकती है, सुख शांति छीन सकती है और रिश्तों को बिगाड़ सकती है, ये भी जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, रसोई एक ऐसा स्थान है जहां परिवार के हर सदस्य के लिए भोजन बनता है। ऐसे में इसका सीधा संबंध रिश्तों से है। घर की सुख शांति का सीधा कनेक्शन रसोई से है। रसोई को सुंदर बनाने के लिए लोग शीशे लगाते हैं। अगर आपके गैस का प्रतिबिंब किसी भी शीशे पर पड़ता है तो इससे न सिर्फ गृह कलेश बढ़ता है, बल्कि वहाँ रहने वालों की सेहत भी बिगड़ती है और आर्थिक नुकसान भी होता है। गूथे हुए बासी आटे का प्रयोग रसोई में करने से और उसे फ्रिज में रखने से राहु और शनि का बुरा प्रभाव परिवार के सदस्यों के मन पर पड़ता है। इससे न सिर्फ सेहत बिगड़ती है, बल्कि घर में कलेश भी होता है। पुराने परत निकले हुए या टूटे बर्तनों को रसोई में रखने से भी परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं। रसोई में मंदिर बनाने से भी घर में झगड़े होते हैं। देखिए, जब आटा रोटी बनाने के बाद बच जाता है, गूथा हुआ आटा, तो उसको आजकल महिलाएं क्या करती हैं, उसको गोला बना करके और किसी कटोरी में रख करके और फ्रिज में रख देती हैं। फ्रिज में रख देती हैं ये सोच करके कि इसकी फिर रोटी बना लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। देखिए, आप एक बात जान लीजिए, हमारे पितर जो होते हैं वो हर समय हमारे घर में ही होते हैं, हमारे घर के आसपास ही होते हैं। इसीलिए पितरों के लिए नित्य तर्पण और नित्य मतलब कि उनके पूजन का विधान कहा गया है। ऐसे में जब आप आटे को पिंड का आकार दे देते हैं, पिंड भी गोला होता है, जौ के आटे का, चावल के आटे का और काले तिल के आटे का, ये पिंड बनता है सात्विक प्रेत के लिए, राजस प्रेत के लिए, तामस प्रेत के लिए। और यही पिंडदान दे करके हम पितरों को तृप्त करते हैं। पिंडदान तो भगवान विष्णु और भगवान शिव और ब्रह्मा के लिए किया जाता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश आपके पितरों को सद्गति देते हैं, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। तो अगर आप आटा गूंथ करके रख रही हैं
अपने फ्रिज में, तो आप ये मान के चलिए उस पर आपके पितर मंडराएंगे और वो आटा पितरों द्वारा भोग लिया जाएगा। अब पितर उसको भोग लिए और उसके बाद आप रोटी बना करके जिसको खिलाएंगे उसकी बुद्धि की क्या गति होगी, आप सोच के देखिए। प्रेतों का भोगा हुआ अन्न अगर आप जिसको खिलाएंगे उसके बुद्धि की क्या गति होगी, उसके स्वास्थ्य की क्या गति होगी। तो आटा उतना ही गूंथिए जितने रोटी की आवश्यकता है। फिर अगर जरूरत पड़े तो फिर आटा गूंथ लीजिए। और रसोई में सात्विक और तामसी दोनों तरह के भोजन बनते हैं। ऐसा होने से घर में झगड़े बढ़ने की आशंका भी बढ़ जाती है। रसोई में दवाई रखने से भी ना सिर्फ बीमारियों पर खर्च बढ़ता है बल्कि घर में हमेशा अशांति रहती है, क्योंकि वो अन्नपूर्णा का स्थान है। अन्नपूर्णा के स्थान में अगर आप दवा रखेंगे तो निश्चित रूप से घर में बीमारी बढ़ेगी। रसोई में बाहर की जूते चप्पल बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इससे नेगेटिविटी बढ़ती है। रसोई में राशन का ज़्यादा स्टोरेज भी नहीं करना चाहिए, यानी रसोई को स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एक बात और जान लीजिए, अगर रसोई में रात में भोजन बना और आपने भोजन पाया और सिंक में ही आपने सारे जूठे बर्तन छोड़ दिए, बर्तन साफ करके नहीं रखे, तो आप पक्का मानिए, चाहे जितना कोशिश कर लीजिए, प्रत्यक्ष में आपके घर में कॉकरोचों का आक्रमण होगा जो दुर्भाग्य बढ़ाने वाले होते हैं, और परोक्ष में आपके घर से बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। कोई न कोई बीमार रहेगा, दवाइयों पर कुछ न कुछ खर्चा होता रहेगा। अगर आप रात्रि में बर्तन साफ करके और किचन को सफाई करके और तब शयन करें तो विश्वास करिए, ना आपके घर में बीमारी होगी, ना आपके घर में गंदगी होगी और ना आपके घर का पराभव होगा, बल्कि आपकी उन्नति ही होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, आपके राशि में आपका राशि स्वामी शुक्र स्वगृही है, मंगल आपके भाग्य स्थान में है। कोर्ट में धन से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका कोई सिविल कोर्ट में केस चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। ऑफिस में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। आज नए दोस्त बन सकते हैं। किसी पुरानी बीमारी से आपको मुक्ति मिल सकती है। किसी कमज़ोर का मजाक न उड़ाएं। गणेश जी को मूंग के लड्डू चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, बेडरूम के बाद पंडित जी ने आपको किचन के बारे में भी बताया, तो आप जान लेते हैं पूजा घर के बारे में। पूजा घर का गलत वास्तु आपके घर में कलेश को निमंत्रण दे सकता है, वो भी कैसे, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। पूजा घर बहुत बड़ी चीज है। जिसके घर में और वास्तु दोष भले हों, अगर 3 वास्तु दोष ना हों तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस परिवार में रहने वाले लोग सुखी हो जाते हैं। पहला वास्तु दोष, ईशान कोण में पूजा स्थान हो, ईशान कोण में टॉयलेट और सीढ़ियां ना हो, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात, अग्नि कोण में किचन हो। और तीसरी बात, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में मास्टर बेडरूम हो। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो आप मान के चलिए, चाहे जितनी बुरी से बुरी स्थिति से आप गुजरेंगे, समाधान उसका मिल जाएगा। और यदि ईशान कोण में पूजा घर नहीं है, ईशान कोण में सीढ़ियां हैं, ईशान कोण में टॉयलेट है, तो आप भगीरथ प्रयास करके भी अपने घर की हालात को ठीक नहीं कर सकते। दूसरी बात, कुछ लोग सीढ़ियों के नीचे के हिस्से को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ लोग वहाँ टॉयलेट बना देते हैं, कुछ लोग वहाँ पूजा घर बना लेते हैं और कुछ लोग वहाँ स्टोर रूम बना लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सीढ़ियों के नीचे साफ सफाई रहनी चाहिए और एक कागज का टुकड़ा भी वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। इससे घर में कलेश बढ़ता है। परिवार के सदस्यों को मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। और बाथरूम की दीवार के साथ लगा करके भी पूजा घर नहीं बनवाना चाहिए।
और बाथरूम के दरवाजे से और पूजा रूम के दरवाजे का भेद नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों ठीक आमने सामने नहीं होने चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। और बाथरूम के ठीक नीचे वाले फ्लोर पर भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से घर के मुखिया के साथ सभी से मनमुटाव चलता है, ना सिर्फ परिवार के सदस्यों के साथ बल्कि दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी झगड़े होते हैं। बेसमेंट में भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। ना सिर्फ पूजा का फल मिलने से परिवार वंचित रह जाता है बल्कि परिवार में हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं। बेडरूम में भी पूजा घर ना बनवाएं। अगर कोई दूसरा स्थान नहीं है तो पूजा घर के चारों ओर पर्दा लगाएं। अपने पूजा घर में शनिदेव, नटराज की प्रतिमा या खंडित मूर्तियां रखने से भी कलेश बढ़ता है। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से जीवन सहज हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानेंगे वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, अपने भाव से अष्टम भाव में है। भाई, कहने का मतलब यह है कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि मंगल के साथ इत्तेसाल कर रहा है। इसका मतलब अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आज विरोधी आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है। ज़्यादा घूमना सेहत को बिगाड़ सकता है। किसी पर बेवजह न चिल्लाएं। बजरंग बाण का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन, जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, यदि बृहस्पति की स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं है लेकिन फिर भी कारोबार में बड़ा निवेश जो है धन लाभ करा सकता है। ऑफिस में आपको जो भी काम पेंडिंग है आपकी जिम्मेदारी पर, उसे आपको पूरा करना चाहिए। और देखा जाए तो परिवार में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आपको घुटनों का दर्द परेशान कर सकता है। ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। चांदी का सिक्का जेब में रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि शनिदेव की स्थिति देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर आप यात्रा में या धन के रखरखाव में लापरवाही करेंगे तो धन हानि हो सकती है। नौकरी में स्थानांतरण का योग बना हुआ है। पारिवारिक उलझनें बढ़ सकती हैं। पिता की सेहत बिगड़ सकती है। आज रात के समय यात्रा न करें। भगवान गणेश पर पीले फूल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में, जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। पार्टनरशिप के कारोबार में धनहानि की संभावना है। नौकरी में पदोन्नति का योग बना हुआ है। आपके व्यवहार से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। पीठ का दर्द या सर्वाइकल आपको परेशान कर सकता है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले सोच विचार करके ही निर्णय लीजिए। शिव चालीसा का पाठ करिए। हो सके तो शिवालय जाइए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए हल्का भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में, जानते हैं कि आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर धन वृद्धि का संकेत बना हुआ है। आप सेविंग्स भी कर पाएंगे। कार्यस्थल पर अधिकारियों से विवाद आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लंबे समय बाद माता पिता से मुलाकात होगी। आज सिर दर्द हो सकता है। भरपूर नींद लेनी चाहिए और पैसों के लेन देन में ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए।
आज शिवालय जाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं राजस्थान के जैतारण के रहने वाले रामराज बागरी। और इनका कुछ सवाल है। पहले पंडित जी मैं आपको इनकी डिटेल बता देती हूँ। इनका डेट ऑफ बर्थ है 5/12/1991 और ये सुबह 6 बजे पैदा हुए थे। और इन्होंने सवाल ये पूछा है कि सरकारी नौकरी इन्हें कब तक मिलेगी। और दूसरा भी सवाल इन्होंने ये पूछा है कि बहुत सारी प्री एग्जाम पास होने के बाद मेंस में वो रह जाते हैं, तो क्या उपाय करें। देखो ऐसा है भाई, 5 दिसंबर 1991 को 6 बजे सुबह जैतारण राजस्थान में आप पैदा हुए हैं जी। आपकी जन्म कुंडली जो है वो वृश्चिक लग्न की है और आपकी राशि भी वृश्चिक है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि आप चतुर्दशी तिथि में पैदा हुए हैं। अमावस्या 7:53 पर शुरू होने वाली थी, वो आप 6 बजे पैदा हुए हैं। ये एक प्रकार का अधम योग है। अधम योग में जो व्यक्ति पैदा होता है उसके 100% मेहनत का 60% रिजल्ट मिलता है, 40% हवा में चला जाता है। पहली बात, क्योंकि चंद्रबल बहुत कमज़ोर होता है। दूसरी बात, आपके कुंडली में मंगल अस्त है। मंगल आपके कुंडली का लग्नेश है और लग्नेश ही अस्त हुआ पड़ा है। और तीसरी बात, आपके आजीविका भाव का स्वामी सूर्य है, जो मतलब कि अंगारक योग में वृश्चिक राशि में है। और आपके कर्म भाव और आपके पराक्रम भाव का स्वामी शनि स्वगृही है। ऐसे में सरकारी नौकरी की तो संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आप मेरे कहने से हताश मत होइए, अपनी प्रयास जारी रखिए। अब आप 33 साल के हो गए हैं, वैसे भी अब आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए और कुछ कमाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, जो आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, देखिए उसके बारे में आपको मैं सीधे सीधे बता दूं कि आपका बृहस्पति 10वें भाव में बैठा है। जीवन से आप हर समय एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, कभी आप बहुत ब्रिलियंट नहीं रहे हैं, कभी आप 98-99% वाले स्टूडेंट नहीं रहे हैं। हर समय से आप एवरेज स्टूडेंट रहे हैं और इसलिए मतलब कि आपकी तैयारी कमज़ोर है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं कुछ हो तो आप कुछ उपाय करिए ऐसा कि रोज़गार परक भी हो जाइए और कंपटीशन की तैयारी भी करिए। उसकी तैयारी के लिए गणेश अथर्व शीर्ष का रोज़ सुबह शाम पाठ करना शुरू करिए। गणेश जी की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे आपके घर का मेन गेट आपके दुख, कलेश और अशांति का कारण बन सकता है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो भाई, मेन गेट पर गहरा रंग भी गृह कलेश का कारण बन सकता है। घर का जो मुख्य दरवाज़ा है बाकी दरवाज़ों की तुलना में वो बड़ा होना चाहिए। मेन गेट पर डोर बेल ना बजाकर अगर कोई हर बार कुंडी खड़काता है तो भी घर में अशांति बढ़ती है। मेन गेट खोलते या बंद करते समय अगर किसी तरह की आवाज़ आए तो भी घर में निगेटिविटी बढ़ती है और कलेश बढ़ता है। मेन गेट हमेशा बाहर की तरफ खुलना चाहिए। अंदर की तरफ खुलने वाला मेन गेट शुभ नहीं होता है। मेन गेट पर पायदान ना रखने से भी घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है और इसके कारण ना सिर्फ घर में वास्तु दोष होता है बल्कि कलेश भी बढ़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।